ये है न्यूजीलैंड, पैसिफिक ओशियन के बिल्कुल साउथ में, ऑस्ट्रेलिया से करीबन 4000 किलोमीटर दूर, दुनिया का दूसरा सबसे पीसफुल कंट्री। इंडिया और पाकिस्तान में रहने वाले ज्यादातर लोग मेरी तरह न्यूजीलैंड को क्रिकेट की वजह से ही जानते हैं। ब्रेंडन मैकलम, रॉस टेलर, डैनियल विटोरी। मैं तो न्यूजीलैंड को इन्हीं की वजह से जानता था। पर न्यूजीलैंड दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर है, खासकर अपनी बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस, खूबसूरत लेक्स और हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड की वजह से। आप में से कुछ लोगों को शायद ये ऑलरेडी पता होगा कि मशहूर मूवी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की शूटिंग भी न्यूजीलैंड की इन्हीं खूबसूरत वादियों में हुई थी। न्यूजीलैंड का मौसम बिल्कुल यूके की तरह है, हल्की सी गर्मी, लॉन्ग विंटर्स और अच्छी खासी बारिश। मगर इसके बावजूद न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन यूके की पॉपुलेशन का 7% भी नहीं। अगर आप न्यूजीलैंड का ये मैप देखें तो आपको नजर आएगा कि करीबन 80% न्यूजीलैंड बिल्कुल खाली है और वहाँ कोई नहीं रहता। न्यूजीलैंड की 70% आबादी इधर नॉर्थ में रहती है और नॉर्थ की भी 50% आबादी इस एक शहर ऑकलैंड में रहती है। इतना जबरदस्त मौसम, खूबसूरत सीनरी, लो क्राइम रेट और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बावजूद 80% न्यूजीलैंड खाली क्यों है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। सच ये है कि इस वीडियो में सबसे पहले अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो आप नोटिस करेंगे कि न्यूजीलैंड हमारी बाकी दुनिया से बहुत दूर है। मतलब अगर आप कराची या मुंबई से जहाज में बैठें तो ये पूरा अरेबियन सी और इंडियन ओशन को क्रॉस करके करीबन 18 से 22 घंटे की फ्लाइट के बाद ही आप न्यूजीलैंड पहुंच सकते हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान दुनिया से इतनी दूर इस आइलैंड तक पहुंचा कैसे? अब यहाँ पर मल्टीपल व्यूज हैं। अगर हम न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ ये लिखा है कि आज से 1000 साल पहले लगभग 1320 से 1350 के बीच माओरी लोगों ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया। माओरी पैसिफिक ओशन के इन सारे आइलैंड्स, जिन्हें पोलिनेशियन आइलैंड्स भी कहा जाता है, इन पर रहने वाले लोगों को कहा जाता था। ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक माओरी 13वीं सदी के आसपास अपने ये सारे आइलैंड्स छोड़कर बड़ी बड़ी कश्तियों में बैठे और इधर न्यूजीलैंड पहुंच गए। ये लगभग वही जमाना बनता है जब मंगोल्स और चंगेज खान पूरे यूरो एशिया पर अपना कंट्रोल ले रहा था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग अपने पुराने आइलैंड्स छोड़कर न्यूजीलैंड आए ही क्यों? इस सवाल का खोज लगाने के लिए जब हमने रिसर्च की तो कुछ आर्टिकल से पता चला कि माओरी के अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। माओरी ट्रेडिशंस के मुताबिक न्यूजीलैंड 13वीं सदी में नहीं बल्कि उससे भी 500 साल पहले अराउंड 750 एडी में कूपे नाम के एक माओरी ने डिस्कवर किया था। कूपे एक फिशरमैन था जो अपने और अपने ट्राइब के लिए मछलियां पकड़ता था। मगर फिर ऐसा होना शुरू हुआ कि जब भी वो जाल लगाता तो उसकी मछलियां उस एरिया में पाए जाने वाले ऑक्टोपस खा जाते और इन लोगों के हाथ कुछ भी न लगता। अब क्योंकि इन लोगों का मेन फूड सोर्स था ही मछली, तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गई और उसका हल ये निकाला गया कि कूपे और उसके कुछ साथी समुंदर में जाकर किसी और आइलैंड की खोज लगाने की कोशिश करेंगे जहां पर खाने पीने की अच्छी खासी सप्लाई हो। इसी खोज में कूपे अपने साथ 20 से 25 आदमी लेकर पैसिफिक ओशन में उतर गया। कुछ दिन के सफर के बाद ही उन्हें बड़े बड़े पहाड़ों वाला एक आइलैंड नजर आया। ये न्यूजीलैंड था। सी फूड, भेड़ बकरियों और फलों से माला माल आइलैंड, जिसपे और कोई दूसरा इंसान नहीं था। ये कूपे और उसके ट्राइब के लिए परफेक्ट जगह थी। कूपे ने अपने चंद साथियों को वापस पोलिनेशियन आइलैंड्स भेजा ताकि वो बाकियों को इस आइलैंड की खबर दें और इस तरह न्यूजीलैंड पर माओरी लोग आबाद होना शुरू हुए। 17वीं सदी तक माओरी लोग सुकून से न्यूजीलैंड में रहते रहे और दुनिया से दूर होने की वजह से ना उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही किसी से कोई खतरा। मगर ये सब बहुत जल्द बदलने वाला था। ये वो वक्त था जब वेस्टर्न नेशंस अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में फैल रही थी। एक्सप्लोरर्स को भेजा जा रहा था कि वो आइलैंड्स, कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर करें जिन पे कब्जा करके यूरोपियन कंट्रीज अपनी पावर बढ़ा सकें। इसी सिलसिले में एक डच एक्सप्लोरर एबल टैस्मैन पैसिफिक ओशन के साउथ में किसी कॉन्टिनेंट की खोज में निकला। बिकॉज उस वक्त यूरोपियंस का ख्याल था कि इस हिस्से में कोई कॉन्टिनेंट जरूर होगा और अगर ऐसा हुआ तो वो यूरोपियन कंट्रीज के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा। 1642 में टैस्मैन ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया, मगर उसने जब वहां उतरने की कोशिश की तो उसकी माओरी लोगों के साथ जबरदस्त खूनी लड़ाई हुई और मजबूरन उसे भागना पड़ा। फिर 1769 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक इसी कॉन्टिनेंट को ढूंढता हुआ न्यूजीलैंड आ पहुंचा। एक दफा फिर जेम्स के फौजियों और माओरी लोगों में जबरदस्त लड़ाई हुई और उसमें कई माओरी चीफ भी मारे गए। जेम्स को वापस जाना पड़ा, मगर इस बार उसने न्यूजीलैंड और इस
इस सारे सफर का डिटेल्ड मैप बना लिया और इसी मैप के थ्रू फिर 18वीं सदी में यूरोपियंस इस आइलैंड तक पहुंचना शुरू हुए और इस बार उन्होंने माओरी लोगों के साथ बड़े स्मार्ट तरीके से डील किया। उन्हें ट्रेड और प्रॉफिट का लालच देकर ब्रिटिशर्स ने उधर अपनी नेवल पोर्ट्स बनाना शुरू की और फिर 100 साल बाद ही ब्रिटिशर्स ने न्यूजीलैंड का कंप्लीट कंट्रोल ले लिया। ब्रिटिशर्स और माओरी लोगों के दरमियान 1840 में एक ट्रीटी साइन हुई जिसे द ट्रीटी ऑफ वायतांगी कहा जाता है और इस ट्रीटी के बाद न्यूजीलैंड ऑफिशियली यूरोप और ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन गया। उस वक्त माओरी लोगों की पॉपुलेशन करीबन 2 लाख थी, लेकिन अगले 100 सालों में ये पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय 2 लाख से कम होकर 40,000 तक पहुंच गई और उसकी 2 मेन रीजंस थी। असल में जब यूरोपियन लोग इधर आए तो उनके साथ वो बीमारियां भी इधर आई जो उस वक्त यूरोप में आम थी। प्रॉब्लम ये थी कि माओरी लोगों में इन डिजीजेस की इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई थी और इसीलिए यूरोपियन इमिग्रेशन के बाद लोकल माओरी लोग बीमार होकर मरना शुरू हो गए। दूसरा, 19वीं सदी में न्यूजीलैंड एक बहुत ही वायलेंट जगह बन चुका था। ट्रीटी ऑफ वायतांगी के सिर्फ 5 साल बाद ही ब्रिटिशर्स और लोकल माओरी के दरमियान लैंड ओनरशिप को लेकर एक सीरीज ऑफ वॉर शुरू हो गई जो अगले 40 साल तक चलती रही। इन वॉर्स में बहुत ज्यादा लोकल माओरीज मारे गए और फाइनली ये सारा सिलसिला 1881 में जाकर रुका जब माओरी के सारे बड़े चीफ्स मारे जा चुके थे और माओरी मूवमेंट बुरी तरह क्रश हो चुकी थी। अब ब्रिटिशर्स भी ये समझ चुके थे कि लोकल्स को डेवलपमेंट प्रोसेस में इंक्लूड किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता और इसीलिए इन वॉर्स के फौरन बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोकल्स को इलेक्टोरेट प्रोसेस से लेकर हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में की स्टेक होल्डर बना दिया और इस तरह न्यूजीलैंड में पीस और प्रोग्रेस का सफर फाइनली शुरू हुआ। लेकिन फिर भी आज जैसे हमने वीडियो के शुरू में आपको दिखाया था, न्यूजीलैंड का इतना ज्यादा एरिया खाली क्यों है और सारे लोग इधर नॉर्दर्न आइलैंड में ही क्यों रहते हैं? असल में न्यूजीलैंड का ये सदर्न रीजन बिल्कुल खाली इसलिए है क्योंकि इस सारे एरिया पर रहना या कंस्ट्रक्शन करना नियरली इम्पॉसिबल है। न्यूजीलैंड के सदर्न पार्ट में हर तरफ माउंटेन रेंजेस हैं। इस सारे एरिया में हर तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और जमीन इतनी अनइवन है कि इवन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड वगैरह बिल्ड करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पहाड़ों के इस तरफ ये ईस्टर्न साइड की जमीन बहुत ही खुश्क और इनफर्टाइल है जिसकी वजह से यहाँ पर इरिगेशन वगैरह भी नहीं हो सकती। इसीलिए न्यूजीलैंड की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इधर नॉर्दर्न आइलैंड पर रहती है। पॉपुलेशन शॉर्टेज के इस मसले को हल करने के लिए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इमिग्रेशन पॉलिसीज रिलैक्स की। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले न्यूजीलैंड में नॉन वाइट लोगों की एंट्री मना थी और इसी वजह से न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन 1950s तक स्टैग्नेंट रही और उसके बाद जब ये रिस्ट्रिक्शन खत्म हुई तो एशिया स्पेशली चाइना, फिलीपींस और इंडिया से लोग इधर आकर आबाद होना शुरू हुए एंड न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन में फाइनली मच नीडेड बूम आना शुरू हुआ। आज न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 27% इमिग्रेंट्स या वो लोग हैं जो न्यूजीलैंड से बाहर पैदा हुए थे। इमिग्रेंट्स की मेजॉरिटी इधर ऑकलैंड और उसके आसपास के एरियाज में रहते हैं और यही वजह है कि ऑकलैंड आज दुनिया के लीस्ट अफोर्डेबल सिटीज में से एक है बिकॉज लैंड सप्लाई कम है और हाउसिंग की डिमांड ज्यादा है। इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट अब लोगों को $8,000 तक की ग्रांट दे रही है ताकि वो ऑकलैंड से 100 किलोमीटर दूर वाइकाटो में शिफ्ट हो जाएं ताकि ऑकलैंड की हाउसिंग मार्केट पर प्रेशर कम हो और प्राइसेस नॉर्मलाइज हो। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि न्यूजीलैंड की सारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एनिमल मीट एक्सपोर्ट करने पर चलती है। इधर नॉर्दर्न आइलैंड में बारिश की वजह से ऐसी लश ग्रीन जमीन है जिसकी वजह से इधर बेशुमार भेड़ बकरियां और गाय पाई जाती हैं। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन लगभग 50 लाख के करीब है जबकि एक एस्टिमेट के मुताबिक यहाँ पर भेड़ बकरियों की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 3 करोड़ है और इसीलिए न्यूजीलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा मटन और शीप वूल एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है। न्यूजीलैंड का 95% मीट बाहर एक्सपोर्ट होता है और 2019 में इस एक्सपोर्ट से न्यूजीलैंड ने $46 बिलियन का रेवेन्यू कमाया। न्यूजीलैंड दुनिया की 50वीं बड़ी इकोनॉमी है और इस इकोनॉमी का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है। $46 बिलियन सिर्फ गोश्त की एक्सपोर्ट से कमाना एक अनबिलीवेबल चीज है और ये इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए एक मोटिवेशन होनी चाहिए क्योंकि ये तीनों प्राइमरीली एग्रीकल्चरल कंट्रीज हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये हैं वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।